पॉइंट 8 ये हम रीड कर रहे थे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। यहाँ पे होम कंजम्पशन का मतलब बता रहा था कि होम कंजम्पशन किसको कहेंगे, जहाँ पे ये टर्म यूज होती है कस्टम में, जहाँ पे वो जब इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं वो वेयर हाउस से क्लियर कराते हैं, वेयर हाउस से जब फैक्ट्री की तरफ क्लियर कराते हैं तो उसको कहते हैं क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। एक टर्म होती है क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, तो ये हमें याद रखना होगा। ये कस्टम में यूज होती है बेसिकली। क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन मतलब इस टाइम पे जब वो क्लियर कराता है होम कंजम्पशन के लिए, मतलब अपनी फैक्ट्री के लिए, तो वहां पे उसकी जीएसटी की लाइबिलिटी इंकर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे वो क्लियर कराने से पहले ही उसने जो है वो माल जो है सप्लाई कर दिया, मतलब सेल कर दिया, तो ऐसे केसेस में जो है उसको जीएसटी नहीं लगेगा, वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। इसको हमने दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझना था। अब पार्ट बी को समझना था कि पहले वाले पार्ट में और पॉइंट नंबर बी में जो है क्या फर्क है। पॉइंट नंबर बी की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर बी एक तरीके से सिमिलर ही है बिल्कुल। जहाँ पे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसी उसी को लेके चलते हैं, उसी से कोरिलेट करके चलते हैं, तो हमें इजीली समझ आएगा कि हमें दोनों पॉइंट में फर्क क्या है। जो सेकेंड नंबर में है उसमें हमने सेम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे कनाडा, इंडिया और कनाडा में का केस था। हमने क्या किया था, मिस्टर ए जो था इम्पोर्टर था इस केस में, तो यहाँ पे वेयर हाउस वेयर हाउस में माल आया था, यही फर्क था। तो यहाँ पे इस केस में और ए वाले पे अब हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ए 8 का बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कनाडा से हमने इंपोर्ट कराया था, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस केस में क्या फर्क है, यहाँ से वो अपने पोर्ट से निकलते ही उसने क्या करा, उसको ऑर्डर पहले ही आ गया, तो उसने सेलर को जो कि यूएसए में था, तो यूएसए के सेलर को जो है उसने सेल कर दिया। वो वेयर हाउस में ही नहीं आया, वो इंडियन वेयर हाउस में, यहाँ पे वेयर हाउस इंडियन वेयर हाउस जो था यहाँ तक नहीं पहुंचा, वो बाहर के बाहर ही जो है उसने उसको सेल कर दिया। तो ऐसे केसेस में वो 8 बी में फॉल करेगा, और 8 बी वाली ट्रांजेक्शन जो है वो भी शेड्यूल 3 का पार्ट है, तो वहां पे इस ट्रांजेक्शन के ऊपर भी जो है जो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये वाला भी हम पार्ट रीड कर लेते हैं कि इस पार्ट में क्या फर्क था दोनों में। तो बी में जो आता है, बी में कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी। कंसाइनी कौन होगा, कंसाइनी मिस्टर ए, हमारे एग्जांपल के हिसाब से टू एनी अदर पर्सन, जो कि एनी अदर पर्सन किसको सेल किया इसने, जो यूएस में जो बंदा था उसको सेल कर दिया, बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जो उसके बाद एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब इसने एंडोर्स कर दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो ये इंपोर्ट करा रहा था वो किसके फेवर में था, वो मिस्टर ए के फेवर में था, वो मिस्टर ए की गुड्स थी। इसने क्या कर दिया, वो जो डॉक्यूमेंट था वो एंडोर्स कर दिया, वो उसने एंडोर्स कर दिया किसके फेवर में, यूएस वाले पर्सन के फेवर पे, कि ये जो गुड्स थे जो मैं इंपोर्ट करा रहा था वो जो है यूएस वाले बंदे के हो गए। तो वो उसने एंडोर्स कर दिया उसका टाइटल, उसकी ऑनरशिप, उसने उस गुड्स की ऑनरशिप उसने ट्रांसफर कर दी। आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। पोर्ट ऑफ ओरिजिन आउटसाइड इंडिया किसकी बात कर रहा है, ये कनाडा वाले पोर्ट की। कनाडा वाले पोर्ट से जब वो निकल गया वो माल, गुड्स हैज बीन डिस्पैच फ्रॉम, डिस्पैच कहाँ से, फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन। पोर्ट ऑफ ओरिजिन कौन सा था, ओरिजिन कहाँ से हुआ था उसका, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कनाडा से ओरिजिन हुआ था, तो वहां से वो डिस्पैच हुआ, लेकिन वहां से डिस्पैच हो गया लेकिन बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराने से पहले, मतलब इंडियन कस्ट उधर आने से पहले ही उसने सेल कर दिया, इसको हाई सी सेल्स बोला जाता है, इस ऐसी ट्रांजेक्शन को हाई सी सेल्स। तो ये ट्रांजेक्शन जो होती है वो भी हमारी शेड्यूल 3 में फॉल करती है, और वहां पे भी जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद हमने सेक्शन 7(3) लास्ट पार्ट जो कवर किया था, वहां पे हमने दो पार्ट ही देखे थे कि अगर कोई और ट्रांजेक्शन भी गवर्नमेंट को बाद में लगती है तो गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन जो है उस ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकती है एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। वो उस ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकती है कि ये ट्रांजेक्शन जो है सप्लाई ऑफ गुड्स रहेंगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेंगी। ऑलरेडी शेड्यूल 2 में जो है क्लियर करी गई है, लेकिन फिर भी लगती है तो सेक्शन 7(3) में जो है नोटिफाई करके जो है वहां पे वो उन ट्रांजेक्शन को जो है नोटिफाई कर सकती है एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो नोटिफाई कर सकती है, राइट। इसके बाद ठीक है, अब हमारा सेक्शन इसके साथ सेक्शन 7 पूरा हो गया था। सेक्शन 7 हमने आज पूरा दोबारा रिवाइज किया। सेक्शन 7 हमने
एग्जाम्पल और उसको थोड़ा सा और डिटेल में कवर करने की कोशिश करी। इसके साथ हमारा सेक्शन 7 इसको हम एक तरीके से अगर हम क्लोज करना चाहें, इसको रिवाइज करना चाहें, तो हमारा कुछ चार्ट इस तरीके से इसका बन के आएगा, जहाँ पे अगर हम सप्लाई की बात करें, जिसको सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 डील करता है। इसमें अराउंड हमने आज और कल 2 दिन लगाए इसमें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ थी। इसको जितना, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी लेवल पे हो, अगर जीएसटी उसमें कवरेज है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है अगर इसकी एम्बिट, क्योंकि केस जो है ना कल को ऐसे फैक्टर पे भी, इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड होने होने लगेंगे कि जहाँ पे केस लड़े जाएंगे कि ये सप्लाई है कि नहीं है। अगर किसी एसएससी ने, अगर किसी जो है जो केस लड़ रहा है उसने प्रूव कर दिया कि ये सप्लाई ही नहीं है, तो वो एसएससी का कितना जीएसटी बच जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से भी आने वाले टाइम में बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए तो। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो है ही है, साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम हमने लगाया। और भी काफ़ी टॉपिक हैं जहाँ पे ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा और बनता है उन पे, और जहाँ पे नहीं लगना और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि एग्जाम रेलिवेंट नहीं है और प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, डिपार्टमेंट प्रोस्पेक्ट से वो मैंने हटा दिए हैं। और कुछ जो है जो जो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, उसको हम थोड़ा-सा स्पीड अप कवर करेंगे, लेकिन जहाँ टाइम लगना है, वहाँ जो है प्रॉपर्ली टाइम लगाना पड़ेगा। पहले हमने सेक्शन 7(1) की बात करी थी, जहाँ पे हमने सेक्शन 7(1)(a) जो सप्लाई इंक्लूड्स की बात करता था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। फिर हमने सेक्शन 7(1)(b) की बात करी, इंपोर्टेशन ऑफ सप्लाई। अब तो याद ही हो गया होगा ये, अब तो इतनी बार करने के बाद तो ये चीज़ याद ही, बोलते-बोलते ही याद हो जानी चाहिए। सेक्शन 7(1)(c) में हमने शेड्यूल 1 किया, कवर किया। राइट, सेक्शन 7(1) में ये कवर किया। सेक्शन 1A में जब हमने कवर किया, सेक्शन 7(1)(a) जब हमने कवर किया, वहाँ पे हमने बात करी मेनली शेड्यूल 2 की, हमने वहाँ पे चर्चा करी। शेड्यूल 2 में कौन सी आइटम जो है हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी, कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस होंगी। शेड्यूल 1 में हमने कौन सी आइटम 4 डिस्कस करी थी, प्राइस। अब तो याद होगी होंगी प्राइस। पहला था परमानेंट, मेरे लिखते लिखते साथ में माइंड में आना चाहिए, अगर अगर इतनी बार हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ऐसी बिजनेस एसेट जिसका आईटीसी हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। आर में हमने जो था किसकी बात करी थी, रिलेटेड पार्टी की। आज हमने मेनली इसमें बात करी किसकी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। इसके बाद हमने प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल बात करी। इसके बाद हमने इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज की बात करी, जहाँ पे हमने इस पॉइंट पे इम्पोर्टेशन सर्विस और इसका क्या फ़र्क है, दोनों का फ़र्क भी निकाला हमने। ठीक है ना, इस पे भी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस थी ये भी, और ये भी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस थी। तो यहाँ पे हमने चार्ट फॉर्म में डिस्कस किया, तो दोनों में फ़र्क किया। ठीक है, दोबारा नहीं करा रहा, अब हमने कर चुके हैं। इसके बाद हमने शेड्यूल 2 में क्या बात करी थी, शेड्यूल 2 में हमने बात करी थी कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस। वो मैटर्स जो इसमें लिखे हुए हैं उसमें कभी भी कोई लिटिगेशन वाला मैटर नहीं बनेगा, वो तो सीधा सीधा, क्योंकि एक्ट में स्पेसिफाइड कर दिया कि ये गुड्स है या ये सर्विस है। उसके बाद शेड्यूल 2 में सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा, ए में हमने पढ़ा शेड्यूल 3 की ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 3 क्या कहता था कि वो गुड्स भी नहीं होगा और सर्विसेज भी नहीं होंगी। सेक्शन 7(1)(b) में उसने क्या कहा कि अगर गवर्नमेंट को लगता है तो कल को कोई एक्ट और अलग से और भी जो है वो जो है नोटिफाई कर सकती है, अगर कोई और ट्रांजेक्शन लगती है तो उसको भी नोटिफाई कर सकती है। सेक्शन 7(3) भी था, लेकिन वो सिर्फ ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी तो वो शेड्यूल 2 में जैसे की चीज़ें बताई गई हैं वो फर्दर क्लैरिफाई कर देगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेक्शन 7(3) में हमने ये पढ़ा। सेक्शन 7(3) हमारा पूरा क्लोज। अब हम सेक्शन 8 करने जा रहे हैं, जिसका ऑलमोस्ट जो है मेन चीज़ जो है इसकी रिगार्डिंग में डेफिनेशन पार्ट में मैंने इस पर काफ़ी टाइम लगाया था, और डेफिनेशन पार्ट में हमने इसका मेन पार्ट कवर भी कर दिया था। आज हम टैक्सेबिलिटी करके
इसका छोटा सा सेक्शन है ये, इसको भी क्लोज करते हैं। अभी हमें बस कुछ टाइम पड़ा है, तो उतने 15-20 मिनट में इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। तो सेक्शन 8 जो बात करता है, वो बात करता है टाइप ऑफ सप्लाई के बारे में। सबसे पहले जब हमें देखना है ना, हमें सेक्शन 7 शुरू करने से पहले हमें सेक्शन 8 शुरू करना है। सेक्शन 7 को देखने से पहले सेक्शन 8 को देखना है। अब सेक्शन 7 से पहले 8 को क्यों देखना है? सेक्शन 8 जो है कहता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। दोनों टर्म तो पता ही होंगी, दोनों टर्म डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं दोनों। कंपोजिट सप्लाई क्या था? हमने एसी प्लस रिमोट का एग्जांपल लिया था, टीवी प्लस रिमोट का एग्जांपल लिया था। जिसने किया है उसको क्लिक कर गया होगा। मिक्स सप्लाई में हमने एक गिफ्ट पैक का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे हमने उसमें क्या-क्या डाला था? कुछ चॉकलेट्स डाली थी, प्लस हमने उसके अंदर कुछ वेफर्स डाले थे, प्लस हमने उसमें कोल्ड ड्रिंक डाली थी। आ गया याद? तो ये हमने एक गिफ्ट पैक बनाया था ना, ऐसा हमने एक गिफ्ट पैक बनाया था। तो ये सारी चीज़ें कौन गवर्न करता है इसका? सेक्शन 8 गवर्न करता है ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब ये इसकी टैक्सेबिलिटी फाइंड करेगा। ये जो पार्ट बताता था वो बताता था, डेफिनिशन बताती थी कि किसको हम कहेंगे कंपोजिट और किसको हम कहेंगे मिक्स। सेक्शन 8 बताएगा कि अगर कोई ट्रांज़ैक्शन कंपोजिट है या मिक्स्ड है, तो उसमें टैक्स जो है कि टैक्स रेट क्या लगेगा, किसका टैक्स रेट लगेगा, वो वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज हम उसको रिवाइज़ करते हुए और सेक्शन 8 को ही क्लोज़ कर देंगे। तो ठीक है? और मैंने जैसे अभी बात करी कि सेक्शन 8 से पहले हमें सॉरी हाँ, सेक्शन 7 से पहले हमें सेक्शन 8 देखना होगा। हमें उल्टा चलना होगा। 7 8 नहीं, हमें पहले 8 फिर सेक्शन 7 देखना होगा। वो इसलिए देखना होगा क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई सप्लाई कंपोज़िट सप्लाई तो नहीं है। वहाँ पे भी मैंने डेफ़िनेशन में भी ये इसलिए मैं जोर दिया था कि पहले हम देखेंगे कि कंपोज़िट है कि नहीं, फिर हम देखेंगे कि ये कंपोज़िट नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये मिक्स्ड सप्लाई है कि नहीं है। ये कंपोज़िट भी नहीं है, ये मिक्स्ड भी नहीं है। फिर हम देखेंगे, फिर हम इसको कवर करेंगे सेक्शन 7 में, ठीक है। पहले सेक्शन 8 में भी हम पहले प्रेफ़रेंस देंगे कंपोज़िट को और उसके बाद मिक्स्ड को। इसका तरीका क्या है याद करने का? मैंने एबीसीडी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे जैसे डेफ़िनिशन पार्ट में था, ए की डेफ़िनिशन पहले आई फिर बी की, ऐसे ही सी पहले आता है, एम बाद में आता है। पहले इसी तरीके से हम इसकी लेवी को भी ध्यान रखेंगे कि पहले कंपोज़िट सप्लाई चेक करेंगे कि कंपोज़िट है कि नहीं है, फिर हम मिक्स सप्लाई चेक करेंगे, दोनों ही नहीं है, फिर हम जो है सेक्शन 7 में आ जाएँगे। अब हमने कंपोजिट सप्लाई में क्या पढ़ा था? कि 2 गुड्स जहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया था एसी और रिमोट का, ऐसे गुड्स एक सप्लाई हो रहे हैं 2 और मोर गुड्स जहाँ पे जो कि गुड्स नेचुरली अबंडल्ट में हमने ध्यान दिया था कि नेचुरली अबंडल्ट किसको कहेंगे? जहाँ पे जो कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। मतलब एसी मतलब रिमोट जो है तभी यूज़ होगा जब एसी होगा। अगर एसी ही नहीं है तो रिमोट का क्या काम? टीवी ही नहीं है तो उस टीवी के रिमोट का क्या काम? तो इसमें जो एक चीज़ होगी वो इम्पोर्टेंट होगी, उसमें से जो एक आइटम होगी वन ऑफ देम इज़ अ प्रिंसिपल आइटम। जो मेन आइटम होगी जिसको हम मेन आइटम कहेंगे वो प्रिंसिपल आइटम कहलाई जाएगी। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर गुड्स या सर्विसेज व्हिच इज नेचुरली अबंडल्ड विच ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कभी आपने ये सोचा है कि आप टीवी ऑर्डर कर रहे हो उसके अंदर रिमोट नहीं होगा, या एसी ऑर्डर कर रहे हो उसके अंदर रिमोट नहीं होगा? तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर के बिजनेस में ही ये नेचुरली अबंडल्ड है, जिसमें से एक आइटम जो है प्रिंसिपल आइटम होगा। द आइटम कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली। ये नहीं है कि वो रिमोट जो है वो बाद में आ रहा है और टीवी पहले आ रहा है। तो वो एक 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 नेचुरली अजम्पशन ही है कि टीवी लिया है तो साथ में रिमोट होगा, एसी लिया है तो रिमोट होगा। मतलब इस तरीके से हम एग्जांपल और भी कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें रिलेट इस तरीके से करना है कि इस तरीके की कल को एलिजिबिलिटी आती है तो वहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी कंपोजिट सप्लाई की बन जाएगी। कोई आपका एसी डीलर का बंदा हो, कोई आपका टीवी प्रोवाइडर हो, तो ऐसे केसेस में जब वो एलिजिबिलिटी लगाएगा तो वो ये नहीं लिखेगा टीवी ₹10,000, रिमोट
₹200 ऐसे नहीं लिखेगा। तो वो वहाँ पे टीवी में ही ₹10,200 जो है चार्जेबिलिटी होगी और 10,200 के ऊपर क्या जीएसटी रेट लगना है, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि टीवी का रेट 18 है और एग्ज़ाम्पल के तौर पे टीवी का रेट 18 हमने डाला था उसमें और रिमोट का हमने माना था 28%। तो उस केस में क्या रेट लगेगा? जो प्रिंसिपल आइटम का, जो मेन आइटम का, चाहे कम हो रेट चाहे ज़्यादा हो, वो मायने नहीं रखता। हमें रेट किसका रेफर करना है? जो प्रिंसिपल आइटम का, जो टीवी का आइटम है, मतलब 10,200 के ऊपर जो हमारा जीएसटी लगेगा, हमारे एग्ज़ाम्पल के तहत जहाँ पे 18% हमारा टीवी का रेट था, तो 18% जो है हमारा जीएसटी लग जाएगा। तो यहाँ पे इसमें अलग से मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है टैक्सेशन पार्ट की अगर बात करें, तो वहाँ पे यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का यहाँ पे मेंशन कर दिया। नोट में प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स प्रिंसिपल सप्लाई किसको कहेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच कांस्टिट्यूट प्रोडोमिनेंट एलिमेंट। जो मेन एलिमेंट देखते ही पता लग रहा है भई तुमने क्या ऑर्डर किया है? हमने टीवी में ऑर्डर किया है भई हमने या एसी ऑर्डर किया है, हमने रिमोट ऑर्डर नहीं किया। रिमोट के साथ एसी फ्री नहीं आ रहा, रिमोट के साथ टीवी नहीं आ रहा, टीवी के साथ रिमोट आ रहा है। तो प्रोडोमिनेंट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? टीवी या फिर एसी जो भी हम कहें उसको, तो वो हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट वहां पे निकल के आता है। ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई टू विच अनदर सप्लाई इज अ एंसिलरी और सेकेंडरी। जो दूसरी आइटम वो क्या है? वो एंसिलरी है, सेकेंडरी आइटम है, जो कि मेन आइटम नहीं है। तो जो मेन आइटम जो प्रोडोमिनेंट एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सप्लाई। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ दैट आइटम व्हिच इज अ प्रिंसिपल आइटम। हम सप्लाई किसकी कहेंगे? कि अब सप्लाई हुई है, टीवी की सप्लाई हुई है, रिमोट उसके अंदर पड़ा है, ठीक है, लेकिन सप्लाई किसकी हुई है? टीवी की। तो रेट क्या लेवी होगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वो लेवी होगा। 2 कंडीशन, 2 चीज़ों का ही हमें इसमें ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ है कि इसमें जो आइटम है वो प्रिंसिपल सप्लाई कौन-सी है और दूसरा जो हमें देखना है कंपोजिट सप्लाई के लिए, दोनों की जो दोनों हैं वो नेचुरली अबंडल्ड होने चाहिए। नेचुरली अबंडल्ड कैसे होंगी? एग्ज़ाम्पल भी ले लिया, सब कुछ समझ लिया, तो वो नेचुरली अबंडल्ड होगी, तो ही वो कंपोजिट सप्लाई होगी, अदरवाइज़ वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होगी। वो फिर हम चेक करेंगे कि ये मिक्स सप्लाई है कि नहीं। अब हम आते हैं मिक्स सप्लाई में। मिक्स सप्लाई में हमने क्या बात करी थी? जो अब हमें क्लिक करना चाहिए हमारा गिफ्ट वाला एग्ज़ाम्पल, ठीक है? 2 और मोर इंडिविडुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई, चॉकलेट अलग है, वेफर अलग है, कोल्ड ड्रिंक अलग है। तीनों अलग-अलग, तीनों का किससे कोई लिंक नहीं है। हम चॉकलेट की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, वेफर की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इसमें प्रोडोमिनेंट एलिमेंट नहीं है, कोई भी प्रिंसिपल आइटम नहीं है, राइट? तो सारी आइटम अलग-अलग है, लेकिन अंडर हम जो सप्लाई कर रहे हैं अंडर अ सिंगल प्राइस। जहाँ पे हमने ₹200 का एग्ज़ाम्पल लिया था कि हमने वो जो गिफ्ट पैक है ₹200 का, हमने कहा भैया हम ₹200 का देंगे। उसमें ये आइटम डाल देंगे, बाकी हमारे गिफ्ट पैक और हमारे लेबर चार्जेज़ होंगे, हमारे पैक-वैक करेंगे उसको अच्छे से, तो हमारे वो सारे मिला के हम ₹200 का आपको देंगे। तो वो बिल जो रेज़ करेगा, वो ये नहीं लिखेगा चॉकलेट इतनी, ये इतनी, वो लिखेगा गिफ्ट पैक ₹200 और इतनी क्वांटिटी, उसके हिसाब से वो जीएसटी लगा देगा। तो इसमें क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि इसमें टैक्स लायबिलिटी क्या है। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था वैसे, अगर ध्यान नहीं है, फिर भी हम दोबारा इसको रेफर करेंगे आज सेक्शन जब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8। तो टैक्स लायबिलिटी इसमें किसकी लगेगी? मिक्स सप्लाई के केस में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज़ सप्लाई ऑफ दैट आइटम और व्हिच जिसमें हाईएस्ट टैक्स रेट है। हमने एग्ज़ाम्पल लिया था ना चॉकलेट का और चॉकलेट का था, चॉकलेट थी उसमें और क्या था? कोल्ड ड्रिंक थी उसमें और उसमें क्या-क्या था? कोल्ड ड्रिंक थी और क्या था उसमें? वेफर्स थे। चॉकलेट हम मान लेते हैं 5 में आ रही है, ये 12 ये 18 में आ रही है और ये वेफर्स जो है मान लेते हैं 12 में आ रही है, एग्ज़ाम्पल है। तो इसमें जो मेन सबसे मेजर जो जिसका सबसे ज़्यादा टैक्स रेट होगा, तो 18% जो है हमारा ₹200 के ऊपर जो है 18% ₹36 हमारा जीएसटी लग जाएगा। तो जितनी भी आइटम होगी उसमें सबसे जो ज़्यादा टैक्स रेट वाली आइटम होगी उसका रेट लग जाएगा। इन अदर वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट बंडल्ड ड्यू टू नेचुरल नेसेसिटी। इसमें जो है नॉट जो जो अबंडल किया है हमने, जो हमने गिफ्ट पैक बनाया है, नेचुरली अबंडल नहीं है, हमने क्रिएट किया है। एक बंडल हमने क्रिएट किया है, नेचुरल उसमें नेचुरल नेसेसिटी की वो नहीं है कि ये सारी कोल्ड ड्रिंक उसमें जरूरी नहीं है डालना। उसमें कोल्ड ड्रिंक की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, वेफर की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, राइट? कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई एकदम क्लियर हो गया होगा। टैक्स लाइव इसमें सेक्शन 8 सिर्फ टैक्स की बात करता है, तो कंपोजिट में जो मेन आइटम है, उसका जो भी रेट है, वो लग जाएगा। मिक्स सप्लाई में हमें देखना होगा किसकी जो है सबसे ज़्यादा टैक्स रेट है, जो भी सबसे ज़्यादा टैक्स रेट होगा, वो वहाँ पे लग जाएगा। तो आज हमने सेक्शन 7 के साथ
सेक्शन 8 को भी पूरा किया। अब मैं इसको ये तो सिम्प्लीफाइड नोट्स जो मैंने बनाए थे वहाँ से रेफर कराए हैं। अब हम बेयर एक्ट में भी सेक्शन 7 और सेक्शन 7 कह रहा हूँ सॉरी सेक्शन 8 किस तरीके से लिखा गया है, वहाँ से भी मैं कवर करा देता हूँ। बेयर एक्ट में, एक्चुअल एक्ट में उसमें सेक्शन 8 में क्या लिखा गया है, वो भी हम देख लेते हैं। सेक्शन 8 कहता है वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन 8 बात करता है या मैं मेन बेयर एक्ट वाले नोट्स में आ गया हूँ। हम इसको ये थोड़ा-सा ही इसमें कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ा-सा ही है, इसको हम फटाफट पढ़ते हैं। टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे ये सेक्शन 8 क्या बात करता है? टैक्स लायबिलिटी की बात करता है, ठीक है ना? यहाँ वहाँ पे वो ये नहीं बता रहा कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या है, वो तो डेफिनिशन ने ही बता दिया। डेफिनिशन में ही पढ़ लिया था हमने कि कंपोजिट क्या कहेगा और मिक्स सप्लाई क्या होगा। यहाँ पे वो कह रहा है सिर्फ टैक्स लायबिलिटी की बात करता है, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया कि कंपोजिट में क्या लगना है, प्रिंसिपल आइटम का और मिक्स सप्लाई में क्या लगना है हाईएस्ट सारी आइटम्स में से ये तो 3 का एग्जांपल लिया, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो जितनी आइटम्स होंगी उसमें से सबसे ज़्यादा हाई रेट वाली आइटम जो होगी, उसका रेट जो होगा वो लग जाएगा। अब इसको फटाफट रीड करते हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपोजिट और मिक्स्ड कंपोजिट में कहता है ऑन व्हिच वन ऑफ व्हिच इज़ अ कंपोजिट प्रिंसिपल सप्लाई ठीक है? और शैल बी ट्रीटेड एज़ सप्लाई ऑफ शैल बी ट्रीटेड एज़ प्रिंसिपल सप्लाई और मिक्स सप्लाई में कहता है जहाँ पे सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट द हाईएस्ट टैक्स रेट जिसमें हाईएस्ट टैक्स रेट है उसको उस रेट को लगा देंगे हम जो हमने 18% का एग्जांपल लिया और यहाँ पे कहता है किसका लगाएँगे प्रिंसिपल सप्लाई का जो टैक्स रेट होगा, चाहे वो जो भी हो टीवी 12 में आ रहा है 18 में जो भी रेट पे आ रहा है वो लगा देंगे। इसको एक चार्ट फॉर्म में भी डाल दिया हमने इज़ी समझने के लिए, वैसे अब समझ आ ही गया है, लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है एक तो नेचुरली अबंडल्ड देखना है और मिक्स सप्लाई में नेचुरली अबंडल्ड नहीं होगा। और दूसरी क्या था ये जो न कंपोजिट का पहले देख लेते हैं, तो वहाँ पे इन कंजंक्शन विद ईच अदर ठीक है ना? टीवी प्लस रिमोट और उनमें से एक प्रिंसिपल आइटम होगी, टैक्स रेट क्या चार्ज होगा? प्रिंसिपल सप्लाई का चार्ज होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो है डिफरेंट डाल दिया है, यहाँ पे मोबाइल के साथ चार्जर, मोबाइल के डब्बे के अंदर चार्जर होता है ना, तो वो हमें पहले जब मोबाइल लेते हैं हमें पहले ही पता होता है कि इसके अंदर चार्जर भी होगा। तो वो क्या है? मोबाइल प्लस चार्जर भी हमारा क्या बन जाता है? कंपोजिट सप्लाई, तो उसमें रेट के किस क्या रेट लगेगा? मोबाइल फ़ोन का जो रेट होगा वो लगेगा। मिक्स सप्लाई की बात करें तो मिक्स सप्लाई में 2 और मोर सप्लाई नॉट नेचुरली अबंडेंट ठीक है? सारे इंडिपेंडेंट आइटम होगी। टैक्स लायबिलिटी किसका रेट लगेगा? जिसका हाईएस्ट रेट है, जिसका भी हाईएस्ट रेट है जिस आइटम का वो लगेगा। गिफ्ट पैक वही वाला एग्ज़ाम्पल ले रखा है इसमें चॉकलेट और स्वीट्स वाला। ठीक है? इस तरीके से हमारा सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है आज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कल जो है इसी चैप्टर के चैप्टर 3 ही चलेगा अभी हमारा। चैप्टर 3 में और भी काफ़ी सेक्शन है, सेक्शन 9, 10, 11 और 11 चैप्टर में हम ज़्यादा टाइम लगाएँगे। वैसे 9 भी बहुत 9 तो मेन सेक्शन है, मैं लेवी एंड कलेक्शन का मेन सेक्शन 9 बनता है। उसके बाद सेक्शन 10 कंपोजिट सप्लाई जिसकी हमें ज़रूरत प्रैक्टिकल लाइफ़ में पता होनी चाहिए। हमसे हर कोई पूछ सकता है कि हमारे लिए कंपोज़िट सप्लाई बेनिफिशियल है या हम वही ह 18% या अब जो है 18% पे 12% जो हमारा रेट चल रहा है, हमें उसको चलने दें। हमें कंपैरेटिव कंपैरिज़न करने के लिए जो है हमें दोनों की जानकारी होनी चाहिए, हमारे लिए कौन-सा सही है। सेक्शन 11 में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़म्पशन्स दी जाती हैं, कि एग्ज़म्पशन जो है फुल्ली एग्ज़म्पशन हो, पार्टली एग्ज़म्पशन हो, किस तरीके से हमें एग्ज़म्पशन मिलती है। ये तो ये हमारे अभी 3 सेक्शन मेन सेक्शन जो है अभी हमें इस चैप्टर के रहते हैं। तो अभी इस चैप्टर में अभी और टाइम लगेगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, मतलब कहें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से आता है ये। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करते हैं।